फ्रेंड्स, आज क्लास 10th लेसन 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में हम लोग पार्ट 4 या 4th नंबर की वीडियो में पढ़ेंगे कि क्रांतियों का युग। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट की वाटरलू के युद्ध में पराजय हो गई, तब वियना में एक संधि की गई जिससे फ्रांस की सीमाओं को निश्चित कर दिया गया, फ्रांस के विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया और फ्रांस में पुरातन व्यवस्था स्थापित कर दी गई। अर्थात बुर्बो वंश के राजा को, बुर्बो वंश के किसी व्यक्ति को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया। अब आइए देखते हैं कि 1830 में उदारवादी क्रांति के बाद फ्रांस में क्या चेंजेज आते हैं। यानी 1830 और 1848 की क्रांति हमें इसमें पढ़ना है। तो 1830 की उदारवादी क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना पुनः की गई। पीछे जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि क्रांति 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था, उसके बाद गणतंत्र स्थापित हुआ, फिर नेपोलियन ने राजतंत्र स्थापित किया, फिर 1815 के बाद पुरानी व्यवस्था स्थापित की गई फ्रांस में। अब 1830 की उदारवादी क्रांति के बाद फ्रांस में फिर से संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप को बनाया गया। अब जो है मेटरनिक ने कहा है, इन परिस्थितियों में, इन वातावरण में मेटरनिक ने कहा कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी फ्रांस में जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे या फ्रांस में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे उसका प्रभाव केवल फ्रांस में ही नहीं अपितु पूरे विश्व पर पड़ता है। तो मेटरनिक ने यह कहा कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। आगे देखिए जुलाई की क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद ब्रुसेल्स जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड का अंग हुआ करता था वह इनसे अलग हो गया। जुलाई की क्रांति से ब्रुसेल्स जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। यानी 1830 से पहले ब्रुसेल्स पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड का अधिकार था, वह उसके प्रभाव में था। तो देखो 1830 की क्रांति से फ्रांस में चेंजेज हुआ, यहाँ पर ब्रुसेल्स में चेंज हो रहा है। यानी उस घटनाक्रम का केवल फ्रांस पर ही नहीं पूरे यूरोप पर, बाद में पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा। अब आगे देखिए 1821 में यूनान में भी आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया था। 1821 में यूनान में भी आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया था और इस संघर्ष के बाद 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि के पश्चात यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अब यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा गया है। वहाँ के कवियों ने, वहाँ के कलाकारों ने यूनान के प्रभाव को बताते हुए लिखा है कि यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा गया है। यानी हमें यूरोपीय सभ्यता को जानना है तो यूनान को जाने। तो इस तरह से 1821 में यूनान में आज़ादी के लिए संघर्ष हुआ और 1832 में वो आज़ाद हो गया। कुस्तुनतुनिया की संधि के पश्चात यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। 3 चीज़ें हमने बताई। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, ब्रुसेल्स यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया और 1832 ईस्वी में
कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। किस संधि के बाद यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? कुस्तुनतुनिया की संधि। कब हुई? 1832 ईस्वी में हुई। जुलाई क्रांति से पहले, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जुलाई क्रांति से पहले ब्रुसेल्स किसका हिस्सा था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। आगे और एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1830 की उदारवादी क्रांति के बाद फ्रांस का राजा कौन बना? फ्रांस का राष्ट्राध्यक्ष कौन बना? लुई फिलिप बना। तो इससे ध्यान से आप लोग पढ़िए, एक एक लाइन को ऐसे पढ़िए जिससे कोई भी क्वेश्चन आए और छूटने न पाए। आगे देखिए 1848 की क्रांति। अब 1830 के बाद तो संवैधानिक राजतंत्र बना, लेकिन उसके बाद समस्याएं ज्यों की त्यों पड़ी थी। खाने पीने की कमी थी लोगों को, बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई थी, जिससे पेरिस में लोग सड़कों पर उतर गए। राजा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए, और जिससे लुई फिलिप घबरा गया और वह गद्दी छोड़ करके भाग गया। डर गया कि जनता सड़क पर उतर गई, कहीं 1789 की तरह कहीं हमारी हत्या न कर दी जाए, इसलिए वो गद्दी छोड़ करके ही भाग गया, क्योंकि अब स्थिति उसके कंट्रोल में नहीं थी। अब राष्ट्रीय सभा, जो नेशनल असेंबली थी फ्रांस की, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कर दी। अब देखिए 1848 में भी गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। 1830 में संवैधानिक राजतंत्र बना। फिर 1848 में जब लुई फिलिप गद्दी छोड़ करके भाग गया तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कर दी गई, और नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा, इसी को नेशनल असेंबली कहते हैं। राष्ट्रीय सभा 21 वर्ष के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दे दिया। पहले कितना था? 25 वर्ष। गणतंत्र था तो 21 वर्ष आया था। सबको दे दिया, जिसके पास संपत्ति हो या न हो, सभी पुरुषों को जिसकी एज 21 वर्ष है उसको मताधिकार की आयु दे दी गई। मताधिकार दे दिया गया 21 वर्ष के आयु के लोगों को। भारत में भी जब संविधान की रचना हुई तो मताधिकार की आयु 21 वर्ष ही थी। वर्तमान में 18 वर्ष कर दिया गया है। अब 18 मई 1848 को होता क्या है? जर्मनी में फ्रैंकफर्ट शहर जर्मनी में है, एक फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया। एक संसद बुलाई गई जिसमें 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जनता द्वारा निर्वाचित थे, और इस संसद में प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाना चाहा तो वह अस्वीकार कर दिया। यह फ्रैंकफर्ट संसद चुने हुए प्रतिनिधि प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाना चाहा, राजा घोषित करना चाहा, लेकिन वह अस्वीकार कर दिया। यह संसद जो है कहाँ पर बैठी थी, कहाँ पर इसकी बैठक हुई थी? यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। जगह का नाम है सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी, जो जर्मनी में है, फ्रैंकफर्ट शहर में। अब आगे देखिए, जब फ्रेडरिक चतुर्थ ने ताज पहनने से अस्वीकार कर दिया और इसने उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, जो निर्वाचित सभा यानी नेशनल असेंबली के विरोधी थे, राजा उनका साथ दिया। फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ उनका साथ दिया, यह निर्वाचित प्रतिनिधियों का साथ नहीं दिया। यानी यह चाहता था कि पुरानी व्यवस्था बनी रहे, परिवर्तन न हो। फ्रैंकफर्ट संसद में महिलाओं को केवल प्रेक्षक रूप में दर्शक दीर्घा में खड़े होने का अधिकार दिया गया।
इस संसद में महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया, बैठने का भी अधिकार नहीं दिया गया। महिलाओं को, जैसे आप लोग चित्र में देखेंगे अपनी बुक में, तो महिलाएं ऊपर दर्शक के रूप में खड़ी हैं, तो महिलाओं को केवल प्रेक्षक के रूप में दर्शक दीर्घा में खड़े होने का अधिकार दिया गया, यानी इसमें भी महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया। इस वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।